हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है CRS EDU वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने लास्ट क्लास में तत्वों के आवर्तीकरण नाम के अध्याय की शुरुआत की थी और आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। हर हौसले के पीछे कोई वजह रही है, हर हौसले के पीछे कोई वजह रही है, किसी को शर्म तो किसी को जलन खा रही है। मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होता जा रहा है, मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होता जा रहा है, ऐसा लगता है मंजिल मेरे करीब आ रही है। तो इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आज की कक्षा को हम लोग शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में मेंडलीव का आवर्ती वर्गीकरण जो है उसको देखा था, और जो हमारा मोजले साहब हैं, मोसले जिसको बोलते हैं, जिनका कि आधुनिक आवर्त सारणी है, उसको देखा था। चलिए देखिए, तो पहला, दूसरा और तीसरा आवर्त जो है इसको लघु आवर्त बोला जाता है। और उसके बाद तीसरा के बाद कौन सा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां आवर्त जो है इसको दीर्घ आवर्त बोला जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, दीर्घ आवर्त बोला जाता है। उसके बाद लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, यानी लेंथेनम जिसमें आता है, लेंथेनाइड और क्या, एक्टिनाइड। एक्टिनाइड ये जो होता है दोनों F ब्लॉक का एलिमेंट है और किस वर्ग में आता है, तो वर्ग 3 में आता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। पहला जो वर्ग है, जिसमें इस पहला जो वर्ग था उसमें क्या था, हेलिन यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम, फ्रांसियम। ये वाला जो पहला वर्ग है, पहला वर्ग के तत्व को हम लोग क्षार धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षार धातु। और वर्ग 2 का जो तत्व है उसको क्षार मृदा धातु बोलते हैं, क्षार मृदा धातु बोलते हैं। अगेन वर्ग उसके बाद हम लोग 17 की बात करते हैं, तो वर्ग 17 को हम लोग हाइलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलोजन, जिसको X से डिनोट करते हैं। तो वर्ग 17 में क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलोजन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वर्ग 18 को। तो वर्ग 18 को हम लोग अक्रिय तत्व बोलते हैं। आपको पता ही है इसमें कितने तत्व आते हैं, 6। कौन कौन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन। तो ये 6 जो है एलिमेंट किस में आते हैं, वर्ग 18 में, जिसको कि अक्रिय तत्व बोलते हैं। ये आपको पता होगा। अब ब्लॉक वाइज बात करें तो वो भी बता देते हैं। ये सब पता नहीं क्या सब दे रखा है। तो S और P ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, ब्लॉक S ब्लॉक और P ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इसको हम लोग सामान्य तत्व या प्रतिनिधित्व तत्व तत्व। तो और जो D ब्लॉक है इसको D ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्रमण। और F ब्लॉक के तत्व को अति संक्रमण बोलते हैं, अति संक्रमण तत्व। ओके, तो इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं जो मेंडलीव और वो मोसले का आवर्त सारणी था, उसमें अंतर कभी कभी पूछ देता है कि क्या अंतर था बताओ। तो अंतर क्या था उसको हम लोग देखते हैं। तो इधर लिख देते हैं मेंडलीव साहब के आवर्त सारणी, समझ लीजिएगा, और इधर मोसले का या मोसले के आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी भी बोलते हैं। तो पहला अंतर लिखिए। देखिए इसमें इसका जो आवर्त सारणी था इसमें 8 वर्ग और 7 आवर्त है। किस में, मेंडलीव वाला में। तो इसमें कितना है, इसमें 18 वर्ग और 7 आवर्त है। आवर्त तो सेम है, दोनों में 7 है, लेकिन इसमें 8 वर्ग है, आवर्त है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो ये क्या है, यह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। कौन, मेंडलीव वाला आधारित है। और ये किस पर आधारित है, यह परमाणु संख्या पर आधारित है, परमाणु संख्या पर आधारित है। तीसरा हम लोग क्या देखे थे कि इसमें जो है, जो हमारा समस्थानिक था
इसमें समस्थानिक का स्थान फिक्स नहीं है, यानी नहीं दिया गया, नहीं दिया गया, इसलिए ये फिक्स नहीं है। जबकि इसमें क्या समस्थानिक का स्थान फिक्स हो गया, क्योंकि एक ही तत्व के परमाणु थे। इसमें समस्थानिक का स्थान फिक्स है ना, फिक्स है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है अक्रिय गैसों को 8वां वर्ग में रखा गया, 8वां वर्ग में रखा गया। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अक्रिय तत्वों को 18वां वर्ग में रखा गया। तो 4 गो अंतर लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा आपका। ठीक, अब कुछ गुण है, आवर्ती गुण जिसको हम लोग बोल रहे थे, वो आवर्ती गुण आपको समझना है। देन ही आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो आवर्ती गुण आपको अब क्या करना है, समझना है। तो आवर्ती गुण में सबसे पहला हम लोग समझते हैं परमाणु, यहाँ लिख देते हैं हेडिंग आवर्ती गुण, आवर्ती गुण। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं परमाणु त्रिज्या या आकार। तो परमाणु त्रिज्या या आकार, देखो ऊपर से नीचे की बात होगी, ऊपर से नीचे की जो बात होगी तो इसका मतलब हम लोग वर्ग की बात कर रहे हैं, उदाग्र ऊपर से नीचे। और यहाँ देख लेते हैं बाएं से दाएं, यानी बाएं से दाएं। तो जैसे ही बाएं से दाएं की हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका आवर्त का बात हो जाएगा, यानी आवर्त में बाएं से दाएं और वर्ग में ऊपर से नीचे। इधर हम लोग क्या लिख देते हैं, आवर्ती गुण, आवर्ती गुण। अब हम लोग समझते हैं। तो पहला जो हमारा आवर्ती गुण है वो क्या है, परमाणु त्रिज्या, यानी परमाणु का आकार। देखो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, तनिक बना दें इधर, देखिए छोटा सा, इसी टाइप से हमारा क्या है, आवर्त सारणी है, जिसमें ये S ब्लॉक, ये D ब्लॉक, ये P ब्लॉक और ये F ब्लॉक। तो इस तरह जो है, तो जितना आवर्त में ऊपर से नीचे जाते हैं उसमें क्या होता है, जो सेल की संख्या है, जो कक्षा की संख्या, देखो ये परमाणु होता है, तो परमाणु के बीच में आपको पता है क्या, उसका नाभिक होता है जो कि धनावेशित होता है, और उसके बाहर कक्षा होता है। तो इसमें कक्षाओं की संख्या कितना है, 1 और 2, तो ये दूसरे आवर्त का क्या है, तत्व है। तो जितना नीचे आएंगे आवर्त की संख्या बढ़ती जाएगी, यानी 7वां आवर्त, तो 7वां आवर्त में क्या कक्षा होगा, 7 गो। तो ऊपर में पहला आवर्त में 1 कक्षा, नीचे 7 गो कक्षा, तो आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। और देखो जो चीज़ ऊपर से नीचे आने में बढ़ता है वो बायां से दायां जाने में घटता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो एक अगर आपको याद है ऊपर से नीचे में क्या आ रहा है, तो बायां दायां वाला हिस्सा आप कर ले जाएंगे। तो परमाणु त्रिज्या में क्या कहेंगे हम लोग, कहेंगे कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। तो पहला जो गुण है हमारा परमाणु त्रिज्या, तो परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होती है, बढ़ती है। और ऊपर से नीचे आते हैं परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, तो बाएं से दाएं जाएंगे तो घटती है, उल्टा हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। टॉपिक है वो क्या है, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा। तो नाम में ही है ऊर्जा, तो ये एक ऐसा ऊर्जा है जो किसी तत्व को देते हैं तो उसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो सभी तत्व के लिए आयनन ऊर्जा अलग अलग होता है, क्योंकि सभी तत्व के जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में क्या हमें अलग अलग ऊर्जा देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर जो पहला आवर्त की बात करें तो उसमें 1 कक्षा होगा, और नीचे आते जाएंगे तो नीचे 7वां की बात करें तो उसमें 7 कक्षा होगा। तो 7वां वाला में जो इलेक्ट्रॉन हो रहा बीच में क्या है, प्लस है, और यहाँ पर पहला कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है तो ये नज़दीक है, ये प्लस है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या इस दोनों के बीच का जो आकर्षण बल है वो अधिक है, तो यहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ता है, क्या ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ता है। और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन नाभिक से काफ़ी दूर होता है, तो यहाँ पर कम ऊर्जा में भी काम चलता है, यानी ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन ऊर्जा क्या होती है, घट जाती है। पहले ज़्यादा देना पड़ता था, अब कम देना पड़ता है। तो सेकेंड जो हमारा गुण है आयनन ऊर्जा
आयनन ऊर्जा वो क्या होता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो घटती है। पूछेगा आयनन ऊर्जा क्या है, तो किसी तत्व के, और ये तत्व को किस अवस्था में रखेंगे, तो गैसीय अवस्था में। क्या कहेंगे, किसी तत्व के गैसीय अवस्था में जब उसके परमाणु के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो वह ऊर्जा जिससे उस तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसे हम लोग आयनन ऊर्जा कहते हैं। ये इतना आप लिख लीजिएगा। बाकी अगर ये पूछे कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा क्या होगी, तो घटेगी, और बाएं से दाएं जाएगी तो बढ़ेगी। आपको खाली ये याद करना है ऊपर से नीचे क्या, बाकी आप संभाल लीजिएगा। तीसरा हम लोग देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता। क्या, विद्युत ऋणात्मकता। आइए समझते हैं। देखो जैसे क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन अगर है, क्लोरीन के वाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इसकी से देखो ये एक अधातु है, इसकी संयोजकता 1 होती है। तो अधातु में अगर संयोजकता पता है तो इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से घटा देंगे, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है क्लोरीन की, 1। और ये है क्या, अधातु, तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 8 - 1 यानी 7। तो 7 को बनाते हैं। ये बात हम आपको धातु अधातु में ही बता रखे हैं। तो 7 को बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है और एक इलेक्ट्रॉन ये, यानी Cl2 जो होता है उसमें Cl और Cl के बीच क्या बॉन्ड बनता है। तो इस बॉन्ड में क्या इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 गो। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म। अब ECl भी चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म हम खींचें, ई भी चाहता है कि हम खींचें। मान लीजिए ये तो Cl है, तो दोनों नहीं खींच पाएगा, तो बीच में रहेगा। फिर H और Cl रहेगा, तो दोनों में क्या, Cl के पास ज़्यादा, Cl जो है ये इलेक्ट्रॉन युग्म को ज़्यादा खींच लेता है, यानी उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। तो विद्युत ऋणात्मकता का मतलब आपको क्या समझना है, ये जो बॉन्ड है, देखो जहाँ भी बॉन्ड दिखता है आपको कभी Na और इस तरह से Cl ये बॉन्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि आयनिक में बॉन्ड को हम लोग नहीं दिखाते, लेकिन H और Cl दिख जाएगा। जो ये दिखता है बंध, इसको हम लोग सहसंयोजक बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध। और इस बंध में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है। तो विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा क्या हो जाएगी, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा क्या हो जाएगी, सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगी, सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अब देखो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता जो होता है वो फ्लोरीन का होता है। उसके बाद नीचे क्या, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही ना आते हैं वर्ग 17 में। तो नीचे आते जाते हैं तो सबसे ज़्यादा इसका है, तो इसका कम में होगा। तो इसे ध्यान में रखना है कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होती है, घटती है। अब विद्युत ऋणात्मकता अगर ऊपर से नीचे घटती है तो बाएं से दाएं में क्या होगी, बढ़ेगी है, लिख दिए हैं। तो ऊपर से नीचे आने में क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये विद्युत ऋणात्मकता हो गया तीसरा गुण। चौथा गुण हम लोग देखते हैं धातुई गुण। धातुई गुण का मतलब धातु क्या होता है, ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करे। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर एक कक्षा है, पहला आवर्त में कक्षा की संख्या कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालने में थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन लास्ट में जाते हैं तो 7 कक्षा रहता है, तो दूरी बढ़ जाता है, तो आकर्षण बल घट जाता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। तो आसान यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा है, यानी धातुई गुण का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण। तो यहाँ पर आसानी से देता है, यानी क्या, यहाँ पर ज़्यादा है, धातुई गुण ज़्यादा है, और यहाँ क्या है, कम है, तब न जल्दी नहीं त्याग पाता है। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो धातुई गुण हमारा क्या होता है, बढ़ेगी। और तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर से नीचे आएंगे तो बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगी। तो ये आपको अब ठीक इसका उल्टा कह दे आपको अधातुई गुण, तो जस्ट इसका उल्टा कर देना है, इसमें घटेगी और इसमें बढ़ेगी। ओके,
तो इसमें क्या होगी, बढ़ेगी, और इसमें क्या, घटेगी। तो यही सारा गुण था हमारा। अब देखो यहाँ विद्युत ऋणात्मकता है, अब यहीं पर अगला अगर ये दे दे विद्युत धनात्मकता, तो इसका उल्टा हो जाएगा, विद्युत धनात्मकता। तो विद्युत धनात्मकता विद्युत ऋणात्मकता का उल्टा हो जाएगा, इधर क्या होगा, बढ़ेगा और इधर घटेगा। तो यही सब क्या हो जाएंगे, हमारे आवर्ती गुण हो जाएंगे। आई होप कि आपको क्या सब समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर पूछने का होगा तो इस चैप्टर में यहाँ से पूछ सकता है। तो तत्व जैसा कि आपको पता है 3 तरह के होते हैं। अब तत्व क्या होते हैं, ऐसा पदार्थ जो एक ही तरह के परमाणुओं के बने होते हैं। तो एक होता है धातु, एक होता है अधातु, और एक क्या होता है, उपधातु। तो आज हम आपको ये बता देते हैं धातु अधातु और उपधातु को आप कैसे पहचानिएगा। वैसे तो मैं बता चुका हूँ, धातु अधातु को कितना बार बता चुके हैं, पर फिर भी देख लीजिए। कुछ धातुओं के आपको जो है संकेत और नाम पता होना चाहिए, जैसे मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ओके, उसके बाद पारा लेड, सोना, चांदी, प्लेटिनम, बिस्मथ, है ना। इतना आपको पहले धातु का नाम पता होना चाहिए। मैग्नीज का संकेत क्या होता है, Mn, आयरन का क्या होता है, Fe जिसको लोहा भी बोलते हैं, कोबाल्ट का क्या होता है, Co, निकेल का क्या होता है, Ni, कॉपर का क्या होता है, Cu, कॉपर को ही तांबा भी बोलते हैं, और जिंक का होता है Zn, जिसको जस्ता भी बोला जाता है। पारा या मरकरी का क्या होता है, Hg, लेड या शीशा का क्या होता है, Pb, और उसके बाद सोना का होता है Au, चांदी का Ag, प्लेटिनम का Pt, और बिस्मथ का Bi। आई होप कि इतना तो आपको पता ही होगा। तो धातु में इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और यहाँ पर अधातु कुछ देख लेते हैं। तो अधातु में आपको क्या याद रखना है, सोचना पहले देख लीजिए, सोना लिख दिए, सोचना। तो सोच कैसे होता है, SOCH, ना यानी N, और उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इतना अधातु आप ध्यान में रखिएगा, यानी सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यही बार बार आपको आएगा अधातु में। तो अधातु में इतना आपको ध्यान में रख लेना है। और उपधातु में होता है बाबा, शिव जी, आस्था, सब तेरे पे। तो बाबा शिव जी, आस्था, सब तेरे पे से याद रखिएगा। बी से बोरॉन, SI से सिलिकन, उसके बाद जी से जर्मेनियम, AS से आर्सेनिक, उसके बाद SB से एंटीमनी, उसके बाद T से टेल्यूरियम, और उसके बाद PO से पोलोडियम। क्या हो जाएगा, पोलोडियम। अगर इतना आप ध्यान में रख लेते हैं, उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है, थोड़ा नोबेल गैस देख लेते हैं। अक्रिय गैस कितना है, 6 है, और अधातु उपधातु कितना है, 7 है। अधातु नहीं, उपधातु। तो अक्रिय तत्व हमारा क्या क्या हो जाएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन, जो कि ग्रुप किसमें 18वां में है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है, इसके अलावा जो भी आपको दिख जाए, अगर उसके लास्ट में यम लगा है, जैसे पोटासियम, बेरियम, कैल्शियम, है ना, तो वो सब क्या हो जाएगा, अपना धातु हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है हीलियम, तो हीलियम तो आपको इसी में ध्यान रखना है कि क्या अक्रिय तत्व है, धातु नहीं होगा। जैसे यहाँ पर है टेल्यूरियम, पोलोडियम, तो टेल्यूरियम, पोलोडियम और हीलियम को छोड़कर लास्ट में जिसके भी लास्ट में यम आएगा वो अपना क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। साथ ही कुछ धातु के नाम हम लिख दिए हैं जिसके नाम के लास्ट में यम नहीं है, जैसे मैग्नीज वगैरह, ये सब हो गया। तो यही सब आपको दिखेगा 11th 12th जहाँ भी आप पढ़ेंगे, यही आपके काम की चीज़ है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।